हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डीके व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में हमने अब तक 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उन 6 टॉपिकों के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों मौर्योत्तर काल, अर्थात मौर्य काल के बाद का जो समय पीरियड था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जो मौर्योत्तर काल है। इस मौर्योत्तर काल की शुरुआत लगभग 200 ईसा पूर्व से मानी जाती है और लगभग कब तक मानी जाती है दोस्तों? 200 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक मानी जाती है। कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का कालखंड मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस कालखंड को जानने के कुछ स्रोत हैं। उन स्रोतों के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। फिर जो मौर्योत्तर काल में जिन जिन राजवंशों द्वारा शासन किया गया उन राजवंशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बात करें साक्ष्यों के बारे में तो हमें 2 प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक अभिलेखीय साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय साक्ष्यों में हम बात करें दोस्तों, जो साहित्यिक स्रोत है उसको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो पहला भाग वो जो धर्मेत्तर साहित्य, अर्थात जो धर्म से जिसका कोई संबंध नहीं है वो साहित्य हो गए धर्मेत्तर साहित्य। एक हो गए धार्मिक साहित्य, अर्थात जिनका किसी न किसी धर्म से संबंध है। ऐसे साहित्यों में भी मौर्योत्तर काल के जो वंश हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, बात करें अभिलेखों के बारे में तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिन अभिलेखों से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिए मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड। दोस्तों, पोस्ट मौर्य पीरियड में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस मौर्योत्तर काल को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो हेडिंग डालिए मौर्योत्तर काल को, मौर्योत्तर काल को जानने के स्रोत। तो दोस्तों, कौन कौन से वे स्रोत हैं जो मौर्योत्तर काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं उनके बारे में हम देखें। तो दोस्तों, जो मौर्योत्तर कालीन स्रोत हैं इन स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत के अलावा जो दूसरा स्रोत है वो है अभिलेखीय स्रोत, अभिलेखीय स्रोत। हम बात करें दोस्तों जो साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? एक तो धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत। दोस्तों, दूसरा है वो है धर्मेत्तर स्रोत, धर्मेत्तर स्रोत। अब देखिए दोस्तों, धार्मिक स्रोतों में हमें कुछ जैन पुस्तकें हैं, जैन ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, उनसे हमें इस मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन सी जैन और बौद्ध पुस्तकें हैं उनके बारे में हम देखें। दोस्तों, सबसे पहले देखें बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। वे बौद्ध साहित्य है जिनसे हमें जो मौर्योत्तर काल है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें उनमें देखने को मिलता है एक तो दिव्यावदान, दिव्यावदान। कौन सा दोस्तों? दिव्यावदान। दोस्तों, ये दिव्यावदान है। इस दिव्यावदान में हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कौन सा स्रोत है जो हमें बौद्ध साहित्य के रूप में दिखाई पड़ता है? तो वो है दोस्तों ललित विस्तार, ललित विस्तार, ललित विस्तार। नेक्स्ट दोस्तों मंजूश्री, मंजूश्री महाकल्प। कौन सा दोस्तों? मंजूश्री महाकल्प। दोस्तों, फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो नागसेन है, नागसेन का मिलिंद पन्हो, नागसेन का मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। दोस्तों, ये नागसेन का मिलिंद पन्हो एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ है, इस मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में नागसेन तथा तत्कालीन यूनानी शासक मिनंडर के बीच हुई वार्ताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये भी नोट कर लो। इसमें नागसेन व मिनांडर का संवाद मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? मिनांडर का संवाद हमें देखने को मिलता है। ये हो गए बौद्ध साहित्य। अब इसके बाद में है दोस्तों वो है जैन साहित्य। क्या? जैन साहित्य। तो जैन साहित्यों में हम देखें दोस्तों तो कौन कौन से जैन साहित्य हैं जो हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो उसमें देखें हम दोस्तों जो मेरुतुंग है, उस मेरुतुंग की येरावली कथा, क्या? मेरुतुंग की येरावली कथा तथा प्रबंध चिंतामणि से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। नोट कर लो दोस्तों।
मेरुतुंग की येरावली कथा व प्रबंध चिंतामणि। कौन सी दोस्तों? जो मेरुतुंग की पुस्तकें हैं, येरावली कथा और प्रबंध चिंतामणि से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम धर्मेत्तर साहित्य के बारे में, तो धर्मेत्तर कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो कालिदास है उस कालिदास का मालविकाग्निमित्र है, उस कालिदास के मालविकाग्निमित्र से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है और इस मालविकाग्निमित्र में शुंग वंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो लिखो कालिदास की मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र कौन से वंश? शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की दोस्तों? शुंग वंश की जानकारी मिलती है। कालिदास हो गया। कालिदास के अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करें, जो बाणभट्ट है उस बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है उस हर्ष चरित्र में शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो लिखो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग का वर्णन हमें किसमें मिलता है? बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र है उसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ है को, और यहाँ आप नेक्स्ट आगे लिखो बाणभट्ट के अलावा जो नेक्स्ट साहित्य है जिससे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है वो है दोस्तों जो पतंजलि है। पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि के महाभाष्य से भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य। दोस्तों जो ये पतंजलि है, ये पतंजलि तत्कालीन शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग है, उस पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। तो पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। किसके दोस्तों? जो पुष्यमित्र शुंग है उस पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। अब बात करें दोस्तों अभिलेख की स्रोतों में। अभिलेख की स्रोतों में बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें हम अयोध्या का अभिलेख। अयोध्या का अभिलेख। दोस्तों अयोध्या से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख की रचना धनदेव द्वारा की गई। धनदेव द्वारा रचित। दोस्तों ये धनदेव है, यह धनदेव पुष्यमित्र शुंग था, उस पुष्यमित्र शुंग का क्या था? राज्यपाल था। तो अयोध्या का जो अभिलेख है उस अयोध्या के अभिलेख से भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमें बेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश से एक अभिलेख मिला है जिसकी रचना हेलियोडोरस ने की। किसने? हेलियोडोरस ने। तो इससे भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो बेशनगर का अभिलेख कहाँ है दोस्तों? बेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों रचना किसने की? रचना की हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन दोस्तों? हेलियोडोरस ने क्या की? इसकी रचना की। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो नानाघाट अभिलेख है, पुणे से प्राप्त जो नानाघाट अभिलेख है उस नानाघाट अभिलेख से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों जो नानाघाट अभिलेख है इसकी रचना जो प्रभावती गुप्त है उसकी पुत्री नागरिका द्वारा किया गया था। तो लिखो नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। दोस्तों लेखक है इसका नागनिका। लेखक कौन है? नागनिका। नेक्स्ट बात करें दोस्तों और कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो नासिक से प्राप्त जो अभिलेख है उससे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जो गौतमीपुत्र वल्लश्री था उसके द्वारा लिखा गया। तो लिखो नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख और इसकी रचना की है गौतमीपुत्र वल्लश्री। किसने दोस्तों? गौतमीपुत्र वल्लश्री। इसके अलावा हम देखें जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिखो रुद्रदामन का जूनागढ़
अभिलेख कौन सा दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों कुछ ये स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करें कुछ विदेशी साहित्य हैं जिनसे भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब उन पर बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो विदेशी साहित्य हैं, उन विदेशी साहित्यों के बारे में जिनसे कि हमें जो मौर्योत्तर काल है उस मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य दोस्तों, विदेशी साहित्य में हम बात करें, सबसे पहले एक विद्वान हुए हैं प्लिनी, और प्लिनी ने 77 ईस्वी में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इस नेचुरल हिस्ट्री में भारत तथा यूनान के मध्य व्यापारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात भारत और जो यूनान है उस यूनान के मध्य जो व्यापार होता था उसका उल्लेख हमें नेचुरल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो नेचुरल हिस्ट्री है, इस नेचुरल हिस्ट्री में प्लिनी ने यह भी दुख प्रकट किया है कि जो यूनानी है, यूनानी लोगों द्वारा भारत में सोना भेजे जाने का उन्होंने दुख प्रकट किया कि जो यूनान के लोग हैं उन्होंने भारत के लोगों के लिए क्या भेजा? सोना। इसके लिए दुख प्रकट किसने किया? प्लिनी ने। तो कौन सी पुस्तक में? नेचुरल हिस्ट्री में। तो लिखो प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। दोस्तों इस नेचुरल हिस्ट्री में भारत व यूनान के मध्य व्यापार का उल्लेख है कि भारत और यूनान है, भारत और यूनान के मध्य जो व्यापार था उसका उल्लेख हमें नेचुरल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। इसमें प्लिनी ने दुख प्रकट किया क्योंकि यूनान भारत को सोना भेजता था। तो किस पर दुख प्रकट किया? यूनान द्वारा भारत में सोना भेजे जाने पर दुख प्रकट किया किसने? प्लिनी ने। किसमें? अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में। इसके बाद जो नेक्स्ट साहित्य है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी दोस्तों ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक से भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों ये पुस्तक है, इस पुस्तक की रचयिता के बारे में अब तक किसी प्रकार का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है कि इसकी रचना किसने की, अर्थात ये पुस्तक का जो लेखक है वो हमें अज्ञात देखने को मिलता है, अर्थात उसके बारे में अभी पता नहीं चला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें वो है टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी ज्योग्राफिका। कौन सी दोस्तों? ज्योग्राफिका। लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास टोलमी ने इस ज्योग्राफिका की रचना की, और इसमें भारत का जो यूनान है उसके साथ जो व्यापारिक संबंध है उसका उल्लेख किया है। तो लिखो थर्ड टोलमी की ज्योग्राफिका। इसमें यूनान व भारत के मध्य व्यापार का वर्णन है। किसमें दोस्तों? ज्योग्राफिका में। तो दोस्तों हमने बात कर ली जो मौर्योत्तर कालीन साहित्यिक स्रोत है उनके बारे में। अब दोस्तों मौर्योत्तर काल में अर्थात जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश की समाप्ति के बाद लगभग 184 ईसा पूर्व जो बृहदत्था जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर सर्वप्रथम पुष्यमित्र या शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों मौर्योत्तर काल में हमें बहुत सारे वंश देखने को मिलते हैं। शुंग वंश के बाद देखें हम तो सातवाहन वंश, ठीक है, शक वंश, फिर कर्ण वंश, पल्लव वंश, चेदी वंश, इन आदि वंशों के बारे में हम मौर्योत्तर काल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें दोस्तों जो भारत है, इस भारत में मौर्य साम्राज्य था। उस मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो यूनानी शासक थे, उन यूनानी शासकों ने बैक्टीरिया तथा पर्शिया का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अधिकार करते हुए वे भारत की तरफ आ गए थे। बैक्टीरिया और पर्शिया पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब? लगभग 200 शताब्दी ईसा पूर्व। और इस 200 शताब्दी ईसा पूर्व हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला यूनानी शासक था वो डेमेट्रियस सेकंड हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जो डेमेट्रियस सेकंड था उसने लगभग 190 ईसा पूर्व से लगभग 165 ईसा पूर्व के मध्य जो भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत है, मगध के अलावा जो तक्षशिला का जो आसपास का क्षेत्र था उस क्षेत्र पर इन्होंने शासन करने का कार्य किया। उसने अपनी राजधानी के रूप में साकल को स्थापित किया। किसने दोस्तों? डेमेट्रियस सेकंड ने। तो भारत में आक्रमण करने वाला या भारत पर शासन करने वाला पहला यूनानी शासक डेमेट्रियस सेकंड था। तो लिखो भारत में मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद लगभग
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी आक्रांताओं ने बैक्ट्रिया व पर्सिया के क्षेत्र पर शासन किया। कौन से क्षेत्र पर दोस्तों? बैक्ट्रिया और पर्सिया के क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया? शासन किया। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला यूनानी शासक डेमेट्रियस सेकंड था। कौन था दोस्तों? डेमेट्रियस सेकंड था। इसने लगभग 190 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व तक भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन किया तथा साकल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। किसने दोस्तों? डेमेट्रियस सेकंड की बात कर रहे हैं। तो डेमेट्रियस सेकंड भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी आक्रांता माना जाता है। तो जिस समय डेमेट्रियस ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय जो मगध का शासक था वो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। तो लिखो, डेमेट्रियस के आक्रमण के समय मगध का शासक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग था। इस पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियस सेकंड द्वारा भारत पर आक्रमण किया और भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, उस पश्चिमोत्तर प्रांत पर उसने अधिकार कर लिया और साकल को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब बात करें दोस्तों, जो डेमेट्रियस सेकंड है, इसके बाद जो प्रमुख यूनानी शासक माना जाता है वो माना जाता है मिनेंडर। कौन दोस्तों? मिनेंडर। तो आगे अगली लाइन में नोट करके लिखो, डेमेट्रियस सेकंड के बाद प्रमुख यूनानी आक्रांता मिनेंडर को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मिनेंडर को माना जाता है। दोस्तों मिनेंडर की बात करें तो मिनेंडर का जो शासनकाल है वो लगभग 190 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कब से कब तक दोस्तों? 190 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। दोस्तों जो मिनेंडर है, इस मिनेंडर के बारे में हमें पता किससे चलता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नागसेन था, नागसेन की जो मिलिंद पनोरचना है, उस मिलिंद पनोरचना में नागसेन और जो मिनेंडर है, इन दोनों के बीच का जो संवाद है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो लिखो, मिनेंडर का उल्लेख नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों से मिलता है, जिसमें नागसेन व मिनेंडर के मध्य के संवाद का वर्णन है। अर्थात जो नागसेन और मिनेंडर था, उस नागसेन और मिनेंडर के बीच में क्या बातचीत हुई, इसका उल्लेख हमें मिलिंद पन्हों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी कुछ यूनानी आक्रांता जो प्रारंभिक समय था मौर्योत्तर काल का, उसमें जिन्होंने आक्रमण किया उनके बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो मौर्य वंश है, उस मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जो कालखंड स्टार्ट हुआ उसे मौर्योत्तर काल कहा गया और उस मौर्योत्तर काल का जो पहला वंश था वो शुंग वंश था। तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हेडिंग डालिए शुंग वंश, और शुंग वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। शुंग वंश। दोस्तों बात करें शुंग वंश का, जो शुंग वंश का शासनकाल है वो लगभग 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक? 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। कब तक? 75 ईसा पूर्व तक का कालखंड है, ये शुंग वंश का कालखंड माना जाता है। दोस्तों बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित्र, और उस हर्षचरित्र में उल्लेख किया गया है कि जो मौर्य वंश है, उस मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था दोस्तों? बृहदत्त था। और उस बृहदत्त का राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किसमें उल्लेख है दोस्तों? जो हर्षचरित्र है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र है, उस हर्षचरित्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो लिखो, बाणभट्ट के हर्षचरित्र में उल्लेख किया गया है कि
मौर्य वंश का अंतिम शासक, वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, बृहदत्त था, जो कि था, जिसका राज्यपाल, जिसका राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर, बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किसकी दोस्तों? शुंग वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? बृहदत्त ने। किसने की दोस्तों? जो पुष्यमित्र था, उस पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापना कब हुई? 184 ईसा पूर्व। तो शुंग वंश की स्थापना, वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। पुष्यमित्र शुंग था। इस पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विदिशा को स्थापित किया। पहली राजधानी तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। और इसने दूसरी राजधानी के रूप में विदिशा को स्थापित किया। किसको दोस्तों? विदिशा को। तो लिखो, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में, दूसरी राजधानी के रूप में विदिशा को स्थापित किया। किसको दोस्तों? विदिशा को। दूसरी राजधानी के रूप में उसने किसे बनाया? विदिशा को उसने दूसरी राजधानी के रूप में बनाया। पुष्यमित्र शुंग था, ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। तो जो ये शुंग वंश है, इस शुंग वंश से ब्राह्मण वंश की, अर्थात जो ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? ब्राह्मण धर्म की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब बात करें जो जिनसेन है, जिनसेन ने अपनी पुस्तक हरिवंश पुराण में जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग को एक सेनानी या कश्यप गोत्रीय बताया है। क्या बताया? कश्यप गोत्रीय। तो लिखो, जिनसेन ने अपने ग्रंथ अपने ग्रंथ हरिवंश पुराण में, पुराण में पुष्यमित्र शुंग को, पुष्यमित्र शुंग को सेनानी तथा काश्यप गोत्रीय, काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया। जो जिनसेन है, इन जिनसेन ने कहा कि जो पुष्यमित्र था, ये सेनानी अर्थात क्षत्रिय धर्म से या फिर काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण धर्म से ताल्लुक रखता था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है, उस बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग के लिए कहा गया है कि यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो लिखो, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार, अनुसार पुष्यमित्र शुंग, शुंग मौर्य वंश का, वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। किसमें बताया गया दोस्तों? ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में बताया गया कि जो पुष्यमित्र शुंग था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों अब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो शुंग वंश है, इस शुंग वंश की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के जो मत हैं, पहले उन मतों को देखेंगे। एक बार इसको नोट कर लो। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो शुंग वंश है, इस शुंग वंश की उत्पत्ति के संबंध में, अर्थात ये शुंग क्या थे, इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जो इतिहासकारों की मान्यता है, उसके बारे में तो नोट करो दोस्तों। शुंग वंश की उत्पत्ति संबंधी मत, तो कौन कौन से मत है जो इनकी उत्पत्ति से संबंधित हैं? दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करें पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के बारे में। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा कि जो शुंग वंश के लोग हैं, ये शुंग वंश के लोग पारसिक थे। क्या थे दोस्तों? पारसिक थे। और ये मित्र, किसका? मित्र, मित्र की पूजा करते थे। मित्र का मतलब है दोस्तों सूर्य, अर्थात ये सूर्य की उपासना करते थे। और ये क्या थे? पारसिक। तो लिखो दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार, हरि प्रसाद शास्त्री के अनुसार, शास्त्री के अनुसार
सुंगवंशी पारसिक थे। क्या थे दोस्तों? पारसिक थे, जो मित्र, मित्र का मतलब होता है दोस्तों सूर्य, मित्र की उपासना करते थे। किसकी दोस्तों? मित्र की उपासना करते थे। तो किसने कहा? पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा कि जो सुंगवंशी हैं ये कौन थे? पारसिक थे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र है, उस हर्ष चरित्र में जो पुष्यमित्र है, इस पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। लिखो, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? अनार्य कहा गया है। किसमें? बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र थी, उस हर्ष चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा? अनार्य कहा गया है। नेक्स्ट मत बात करें दोस्तों, जो पाणिनि है, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। क्या? भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। तो लिखो नेक्स्ट थर्ड, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया दोस्तों? भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। नेक्स्ट मत के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट मत है जो भारतीय साहित्य है, उन भारतीय साहित्यों में जो शुंग हैं, उन शुंगों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। तो नेक्स्ट लिखो, भारतीय साहित्यों में शुंग वंश को ब्राह्मण अनुयायी बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों? ब्राह्मण अनुयायी बताया गया है। नेक्स्ट पांचवी बात करें दोस्तों, जिनसैन की जो हरिवंश है, उस हरिवंश में पुष्यमित्र को क्या बताया गया है? सेनानी या काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो लिखो, जिनसैन के हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र को सेनानी या काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। दोस्तों ये मत थे इतिहासकारों के आधार पर कि जो शुंग वंश है, उस शुंग वंश का संबंध किससे था। तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब सबसे पहले जो शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों 184 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर इसने शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का संस्थापक, क्या दोस्तों? शुंग वंश का संस्थापक। दोस्तों जो यूनानी शासक डेमेट्रियस सेकंड था, उस डेमेट्रियस सेकंड का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। इसके बारे में हमें उल्लेख पतंजलि है, पतंजलि की महाभाष्य, किसकी? पतंजलि की महाभाष्य, गार्गी संहिता तथा कालिदास के मालविकाग्नि मित्र नामक जो नाटक है उसमें देखने को मिलता है। तो लिखो, पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटना यवनों का आक्रमण थी, जिसका उल्लेख पतंजलि की महाभाष्य कोमा गार्गी संहिता व कालिदास के मालविकाग्नि नाटक से देखने को मिलता है। किसका दोस्तों? यवनों का आक्रमण हुआ, जो इसके कालखंड की सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है। किसके कालखंड की दोस्तों? जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके कालखंड की प्रमुख घटना मानी जाती है। अब दोस्तों बात करें कि जो इस समय जो यूनानी शासक था वो डेमेट्रियस सेकंड था, और डेमेट्रियस सेकंड को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। तो लिखो, इस समय यूनानी शासक डेमेट्रियस सेकंड था, जिसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा पराजित कर दिया गया। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? उसे हरा दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग था इसकी धार्मिक नीति के बारे में। तो हेडिंग डालो, पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति।
पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। सबसे पहले हम धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो किस प्रकार का था। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान तथा तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग था, ये बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था। इसने अपने कालखंड में अनेक बौद्ध स्तूपों व विहारों का विनाश किया था। तो लिखो, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान व तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था, जिसने अनेक बौद्ध विहारों व स्तूपों का नाश किया था। क्या बहुत सारे जो स्तूप थे और बौद्ध विहार थे, इन बौद्ध विहारों और स्तूपों को तोड़ने का काम किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। लेकिन दोस्तों, जो पुष्यमित्र शुंग था, ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, इसने दो प्रमुख अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। क्या? इसने दो प्रमुख अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसका उल्लेख अयोध्या से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। अयोध्या से जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग था। इस पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। दोस्तों, ये शिलालेख है। इस शिलालेख पर पुष्यमित्र शुंग को द्वि अश्वमेध याजिन कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वि अश्वमेध याजिन, अर्थात दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने वाला। क्या? दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने वाला। तो लिखो, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिसका उल्लेख पतंजलि की महाभाष्य व अयोध्या से प्राप्त अभिलेख में किया गया है। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र को दी अश्वमेध याजिन कहा गया है। दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की जो और इसकी जो धार्मिक नीति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो पुष्यमित्र है, उस पुष्यमित्र की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र है, उस पुष्यमित्र ने पूछा कि जो अशोक है, अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो सब लोगों ने कहा कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण यह था कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे या जो महात्मा बुद्ध थे, उन महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे, उन अवशेषों पर उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और वो एक शांतिप्रिय राजा था। तो ये सोच करके पुष्यमित्र शुंग बोला कि यार, अच्छा, वो इस चीज के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में उसने पूछा कि क्यों प्रसिद्ध था, तो लोगों ने बताया कि इसलिए प्रसिद्ध था कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो ये सोच करके उसके मन में ये आया कि उसने अगर शांतिवादी नीति अपनाकर प्रसिद्ध हुआ तो मैं इन 84,000 स्तूपों को तोड़कर प्रसिद्ध होऊंगा। तो उसने जो 84,000 स्तूप है, उन 84,000 स्तूपों को तोड़ने का काम किया और बौद्ध मठ और विहार थे, उन बौद्ध और मठों को, विहारों को तोड़ने का काम किया। जबकि जो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ है, ये तो यहाँ तक कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है, इस पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की थी, भाई जो कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे बौद्ध भिक्षु का सिर ला करके देगा, मैं उसे 100 दिनारे दूंगा। क्या दूंगा? 100 दिनारे दूंगा। तो किसने कहा? ये पुष्यमित्र शुंग की आज्ञा है। तो राजदरबार में आदेश जारी करवाया कि जो मुझे कोई एक भिक्षु का सिर ला करके देगा, मैं उसे 100 दिनारे दूंगा। तो इससे हमें स्पष्ट ये पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। क्या था दोस्तों? बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। तो लिखो, लामा तारानाथ ने तो यह भी लामा तारानाथ ने तो यह भी उल्लेख किया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी प्रजा में यह आदेश जारी करवाया कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा,
मैं उसे 100 दीनारे दूंगा। तो किसने घोषणा करवाई? पुष्यमित्र शुंग ने। इसका उल्लेख लामा तारानाथ ने किया है। दोस्तों जो शुंग वंश है, इस शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए हैं। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद हम देखते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ के बाद में वसुमित्र। वसुमित्र दोस्तों इसका एक प्रसिद्ध शासक हुआ शुंग वंश का, जो कि चौथा शासक था। इसके बाद वसुमित्र के बाद आंध्रक आया। आंध्र के बाद में पुलिंदक। पुलिंदक के बाद में घोष। घोष के बाद हम देखते हैं वज्रमित्र। वज्रमित्र दोस्तों जो शुंग वंश है, शुंग वंश का 9वां शासक था और अंतिम 10वें शासक के रूप में हमें देवभूति देखने को मिलते हैं। दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग। तो लिख लो, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था तथा इसका अंतिम व 10वां शासक देवभूति था। कौन था दोस्तों? देवभूति था। अब बात करें दोस्तों जो शुंग काल है, इस शुंग काल में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी उनके बारे में। दोस्तों शुंग काल में मुख्यतः 3 प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा। सोने की मुद्राएं थी दोस्तों निष्क, दीनार, स्वर्ण और स्वर्ण मासिक। कौन कौन सी? निष्क, दीनार, स्वर्ण और स्वर्ण मासिक। ये 4 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं इस समय चलती थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो चांदी की मुद्राएं, चांदी की मुद्राओं में हमें पुराण और धरण, क्या पुराण और धरण देखने को मिलती है। वहीं तांबे की मुद्रा के रूप में हमें कारसापण देखने को मिलती है। तो लिखो शुंगकालीन मुद्राएं। शुंगकालीन मुद्राएं। तो दोस्तों मुद्राएं 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? 3। सोने की मुद्राएं, दूसरा है चांदी की मुद्राएं, और थर्ड है तांबे की मुद्राएं। दोस्तों बात करें सोनों की मुद्राओं के बारे में तो निष्क, क्या दोस्तों? निष्क, दीनार, स्वर्ण और नेक्स्ट दोस्तों स्वर्ण मासिक। क्या? स्वर्ण मासिक। निष्क, दीनार, स्वर्ण और स्वर्ण मासिक, ये शुंगकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी। जबकि चांदी की मुद्राओं के रूप में हमें पुराण व धरण देखने को मिलती है। कौन कौन सी? पुराण और धरण। और तांबे की मुद्राओं की बात करें दोस्तों तो कारसापण इस समय की तांबे की प्रमुख मुद्रा थी। तो ये होगी दोस्तों जो शुंगकालीन मुद्रा है उनके बारे में बात। अब बात करें दोस्तों जो शुंग काल है, इस शुंग काल को वैदिक या ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। किसका? वैदिक या ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। शुंग वंश ने अपने राजकीय धर्म के रूप में वैदिक या ब्राह्मण धर्म को भी स्थान दिया। तो लिखो शुंग वंश का काल भारतीय इतिहास में वैदिक व ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। शुंग वंश के शासकों ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित किया। किसके रूप में दोस्तों? राजकीय धर्म के रूप में क्या किया? स्थापित किया। कि राजकीय धर्म क्या होगा? राजकीय धर्म ब्राह्मण होगा। किसका? शुंग वंश होगा। अब बात करें शुंग काल में मुख्यतः 2 सिद्धांत प्रचलित थे। कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत। एक तो जीवो जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव ही जीव का भोजन है। पहला सिद्धांत तो क्या? जीवो जीवस्य भोजनम। तो शुंग काल के 2 सिद्धांत प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें पहला जीवो जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव ही क्या है? जीव का भोजन है। दूसरा है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अर्थात यज्ञ में किसी प्रकार की कोई हिंसा की जाती है, किसी प्रकार की बलि दी जाती है, उसे हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसकी श्रेणी में? हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये भी लिख लो। लिखो शुंग काल में 2 सिद्धांत प्रचलित थे। 2 सिद्धांत प्रचलित थे दोस्तों। पहले की बात करें, पहला जीवो जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव ही जीव का क्या है? भोजन है। जीव ही जीव का भोजन है। क्या? जीव ही क्या है? जीव का भोजन है। दूसरा वैदिकी हिंसा न भवति, तो यज्ञ व वेदी में दी गई बलि हिंसा नहीं कहलाती। क्या नहीं कहलाती?
हिंसा नहीं कहलाती। तो इस समय के ये दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित है, जीवो जीवस्य भोजनम और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो पुष्य वंश है, इस पुष्य वंश के ये दो प्रमुख सिद्धांत थे, जिसमें कहता है कि जीव ही जीव का क्या है, भोजन है। और जो यज्ञ और वेदियां होती है, यज्ञ और वेदियों में जो हवि डाली जाती है हिंसा के रूप में, किसी पशु की हवि देते हैं और ठीक है, तो वो हवि क्या है, क्या नहीं मानी जाती, हिंसा नहीं मानी जाती। अब हम बात करें दोस्तों शुंग काल की घटना है। दोस्तों घटना ये है कि जो यूनानी शासक है एंटियालकिडस, एंटियालकिडस का जो राजदूत है हेलियोडोरस, एलियोडोरस जो भागभद्र था, क्या शुंग वंश का जो शासक भागभद्र था, उस भागभद्र के समय वो भारत आता है, किसके रूप में, राजदूत के रूप में। एंटियालकिडस का जो राजदूत है कौन, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस राजदूत के रूप में भारत आता है और भागभद्र के दरबार में आता है। और इसने जो वसुमित्र जो शुंग वंश का चौथा शासक था, इसकी प्रशंसा में इसने बेशनगर में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों, गरुड़ स्तंभ का। तो बेशनगर जो शिलालेख अभिलेख हम देखते हैं, वो अभिलेख किसका है, हेलियोडोरस का है। तो लिखो, शुंग शासक भागभद्र के काल में एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस भारत आया, जिसने शुंग वंश के चौथे शासक वासुदेव की याद में बेशनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने करवाया था दोस्तों, हेलियोडोरस ने करवाया था। और ये एंटिलियार्किडस था, एंटिलियार्किडस का क्या था, राजदूत था। किसके काल में आया था, भागवत जो शुंग वंश का शासक भागवत था, उसके शासन काल में ये भारत आया था। और इसने जो शुंग वंश का चौथा शासक वासुमित्र था, उस वासुमित्र की याद में इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ पे, बेशनगर में। तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम और करेंगे। अब हम बात करें दोस्तों जो शुंग काल था, इस शुंग काल में जो यूनानी शासक एंटियालकिडस था, उस एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस भारत आया और उसने गरुड़ स्तंभ की निर्माण करवाया। दोस्तों इस गरुड़ स्तंभ पर एक लेख अंकित है, क्या है, एक लेख अंकित है। और उस लेख में यह लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग को प्राप्त करने के मुख्यतः 3 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं दोस्तों, उसमें 3 साधनों का वर्णन किया गया है। पहला दम, दम का तात्पर्य यहां बताया गया है दोस्तों आत्म संयम। दूसरी बात करें दोस्तों, दूसरा है त्याग, दम के अलावा दूसरा क्या है, त्याग। और तीसरा है दोस्तों अपरमदा, अपरमदा से तात्पर्य दोस्तों सतर्कता। अर्थात इन तीनों के द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। किस किस से, दम से, ठीक है, दम के अलावा त्याग और अपरमदा, इन तीनों से हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी लिख लो, गरुड़ स्तंभ पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमें स्वर्ग को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 मार्ग, पहले की बात करें दोस्तों तो वह है दम, ठीक है, दम का तात्पर्य यहाँ संयम, क्या, दम का तात्पर्य यहाँ क्या है दोस्तों, संयम रखना। दूसरा है दोस्तों त्याग, दूसरा क्या है, त्याग। और तीसरा है अपरमदा, अपरमदा से तात्पर्य दोस्तों सतर्कता के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो उसमें गरुड़ स्तंभ है, उस गरुड़ स्तंभ में मुख्यतः स्वर्ग को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए हैं, दम, त्याग और अपरमदा। अब नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट है जो शुंग काल है, इस शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। तो संस्कृत भाषा की पुनरुत्थान का भी काल माना जाता है। और इस समय के जो पुष्यमित्र शुंग था, उसका दरबारी कवि पतंजलि। तो इस समय के प्रमुख दरबारी कवियों में जिसने संस्कृत को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया, उसमें हम पतंजलि को देख सकते हैं। तो लिखो, शुंग काल को संस्कृत के पुनरुत्थान का काल भी कहा जाता है। इस समय संस्कृत के प्रमुख विद्वान पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे। और पतंजलि की रचना आपको पता ही है, महाभाष्य, ठीक है। और किसके दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। दोस्तों शुंग कला के बारे में हम बात करें तो शुंगकालीन कला के बारे में परिचय हमें जो मध्य प्रदेश में भरतोत स्तूप है, बेशनगर अभिलेख है, इसके अलावा जो सांची का स्तूप है वो, तथा बिहार में जो बोध गया है, उस बोध गया विहारों से हमें शुंगकालीन कला के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो हेडिंग डाल लो, शुंगकालीन कला, शुंगकालीन कला। और इसमें लिखो, शुंगकालीन कला के अवशेष हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त
भरहुत स्तूप, कोमा बेसनगर व सांची के स्तूप से तथा बिहार के बोध गया से देखने को मिलते हैं। कहाँ से दोस्तों? बोध गया से देखने को मिलते हैं। तो जो समकालीन कला है, इस समकालीन कला के अवशेष हमें मध्य प्रदेश में जो भरतुत स्तूप है, बेसनगर अभिलेख है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, उससे तथा बोध गया के जो बिहार है, अर्थात जो बिहार में स्थित जो बोध गया के बिहार है, उनसे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें दोस्तों भरहुत स्तूप की। भरहुत स्तूप के बारे में बात करें तो यह शुंगकालीन सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना है। तो लिखो भरहुत स्तूप, यह शुंगकालीन स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, जिससे जो शुंगकालीन स्थापत्य कला है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसका निर्माण अर्थात दो तरीके से होता है। मान लो कि ये समतल जमीन है और समतल जमीन पर हम यहाँ प्रारंभिक निर्माण करेंगे, तो प्रारंभिक निर्माण में जो काम होता है उसे हम कहते हैं नींव। तो जो भरतुत स्तूप है इसकी नींव तो दोस्तों किससे बनी हुई है? पत्थरों से बनी हुई है। जबकि जो इसका ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है दोस्तों, ये ऊपरी भाग ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। और इस भरतुत स्तूप की जो निर्माण है ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। तो लिखो भरतुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। इसकी नींव पत्थरों से तथा स्तूप का गुंबद ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? ईंटों से निर्मित है। तो भरतुत स्तूप है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय द्वारा की गई। तो लिख लो ये भी, भरतुत स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? कनिंघम महोदय द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। नेक्स्ट जो बोध गया है, उस बोध गया में एक पत्थर की वेदिका बनी हुई है छोटी सी। उस पत्थर की वेदिका पर जो शुंगकालीन कला है और स्थापत्य है उसके जो कुछ चित्र हैं उनका अंकन किया गया है, जिससे हमें शुंगकालीन जो कला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं? बोध गया से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सांची का स्तूप। दोस्तों नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं वो है सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का स्तूप वर्तमान में हम देखें तो रायसेन की जो पहाड़ियां हैं विदिशा में, मध्य प्रदेश, वहां पर स्थित है। इस सांची के स्तूप को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसमें जो सबसे बड़ा स्तूप है, एक तो वो और 2 छोटे स्तूप और बने हुए हैं। सबसे बड़ा स्तूप है उसे स्तूप ए के नाम से या स्तूप ए के नाम से भी जाना जाता है। फिर स्तूप बे, स्तूप से, अर्थात स्तूप बी और सी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो बी और सी है ये छोटे स्तूप हैं, जबकि सबसे बड़े स्तूप के रूप में हमें स्तूप ए देखने को मिलता है। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ विशेषताएं उनको हम देखेंगे। जो स्तूप ए है यह सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है। और इस स्तूप में जो बुद्ध है उस बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। दोस्तों जो ये स्तूप है, इस स्तूप के व्यास के बारे में बात करें तो 126 फीट इसका व्यास है, जबकि 54 फीट इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें जो सातवाहन शासक थे, कालांतर में जो सातवाहन शासक आए, उन सातवाहन शासकों ने जो सांची का जो स्तूप ए है, इस सांची के स्तूप ए में चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वारों का निर्माण कर दिया। तो सांची के स्तूप का एकमात्र स्तूप ए ऐसा है जिसमें 4 तोरण द्वार है। कितने? 4 तोरण द्वार है। जबकि स्तूप बी में एक भी तोरण द्वार नहीं है और स्तूप सी में हमें 1 तोरण द्वार देखने को मिलता है। तो 4 तोरण द्वार किसमें? स्तूप ए में। अब स्तूप बे की बात करें, यह अशोककालीन जो बौद्ध प्रचारक थे उन बौद्ध प्रचारकों के अवशेष के रूप में इस स्तूप बी का निर्माण किया गया। अर्थात जो अशोक के समय जो बौद्ध प्रचारक हुए, उन बौद्ध प्रचारकों के जो अवशेष थे उन अवशेषों पर यह स्तूप बनाया गया है। दोस्तों बात करें इसमें जो बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाएं, बुद्ध का जन्म, ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, क्या? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, और जो धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात जिसने पहला उपदेश दिया बुद्ध ने, और महापरिनिर्वाण का उल्लेख किसमें है? स्तूप बी का जो तोरण द्वार है उस पर हमें देखने को मिलता है। मैंने अभी बताया दोस्तों आपको कि इसमें एक भी क्या नहीं है? तोरण द्वार नहीं है। जबकि स्तूप सी की बात करें तो इसमें बुद्ध के जो प्रमुख 2 शिष्य थे उन 2 शिष्यों के अवशेषों पर
इस स्तूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 शिष्य कौन-कौन से? एक तो शारिकपुत्र था और दूसरा था मोगदयान। इसके अलावा बात करें दोस्तों जो स्तूप स है, इस स्तूप स में एक तोरण द्वार हमें देखने को मिलता है। जबकि स्तूप स और जो ब अ है, इस स्तूप अ और स के तोरण द्वार पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अर्थात पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं, उनका चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। जबकि स्तूप बी है, इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो 4 प्रमुख दृश्य हैं, जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण का चित्रांकन हमें स्तूप बी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हमने जो शुंग वंश है इसको पढ़ लिया है। इसके बाद जो अन्य मौर्योत्तर वंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।